हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो जो है वो एम्स पीवाईक्यू से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम जो एम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस लैब टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एम्स सीआरई 2025 एग्जाम के लिए। तो इस एमसीक्यूज को देख लेते हैं वन बाय वन। MCQs for AIIMS CRE 2025 एग्जाम। नंबर 1, ग्लूटाथायोन बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ग्लूटाथायोन जो मॉलिक्यूल होता है वो किस तरह का मॉलिक्यूल होता है। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारी बॉडी की सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है और अमाइनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की सब यूनिट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिएजेंट यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन पैरामीटर है एलएफटी का, उसको हम लैब में एस्टिमेट करते हैं तो उसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, मिथिलीन रिएजेंट। ऑप्शन नंबर बी, डाईएजो रिएजेंट। सी, यूरिएज रिएजेंट। एंड डी, परऑक्साइड रिएजेंट। ये क्वेश्चन सिंपल आपका याद करने का है, आपको इसको सिर्फ याद रखना है कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है, डाईएजो रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निग्रोसिन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर। निग्रोसिन सॉल्यूशन क्या होता है। निग्रोसिन एक तरह का स्टेन है जो कि माइक्रोस्कोपी में यूज किया जाता है और इसे हम नेगेटिव स्टेनिंग एंड कैप्सूल स्टेनिंग में यूज करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शंस गिवन है, सिंपल स्टेनिंग, ग्रैम स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल्स एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा सी रहने वाला है, नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केमिकल्स विच लिक्विफाई व्हेन एक्सपोज टू एयर आर कॉल्ड। कौन से केमिकल्स हैं जो कि एयर में एक्सपोज होने के बाद, तो सराउंडिंग में एक्सपोज होने के बाद लिक्विफाई हो जाते हैं। ऑप्शन इज बफर, हाइग्रोस्कोपिक, प्राइमरी स्टैंडर्ड, रिएजेंट मिक्सचर। तो जो हमारे हाइग्रोस्कोपिक केमिकल्स होते हैं वो एक तरह से एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को फ्रॉम सराउंडिंग एयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। ऑप्शन इज एरोबिक, कैप्नोफिलिक, एनएरोबिक, एरोबिक एंड कैप्नोफिलिक। तो वो कौन सा कल्चर का टाइप होता है जो कि जिसको हम मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो एरोबिक कल्चर होते हैं वो तो सिंपल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। कौन सा कल्चर है जिसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जो एनएरोबिक कल्चर होते हैं उनको मेंटेन करना मुश्किल इसलिए होता है कि वहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं और अगर वहाँ ऑक्सीजन होगा तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए जो एनएरोबिक मीडिया होता है उसको मेंटेन करना मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू एरोबिक या कैप्नोफिलिक। कैप्नोफिलिक मीडिया वो मीडिया होते हैं जो CO2 की प्रेजेंस में, जो CO2 उन मीडिया में ज़्यादा मात्रा में होता है। जो ऐसे बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो CO2 की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर इज कॉल्ड। कौन सा जो मॉलिक्यूल है जो रिसेप्टर से बाइंड करता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन इज लिंकर्स, कैरियर, लिगैंड या आयन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो लिगैंड होता है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कीप आर रिएजेंट और केमिकल ड्राई। तो केमिकल को ड्राई रखने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ऑप्शन इज प्लास्टिक बोटल्स, टेस्ट ट्यूब्स, डेसिकेटर्स, अम्बर बोटल्स। तो जो हमारा डेसिकेटर्स होते हैं वो एक तरह से टाइट कंटेनर्स होते हैं टू स्टोर मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम्स के लिए। जो सेंसिटिव आइटम्स होंगे या फिर कोई रिएजेंट रखा है या फिर हमने कोई केमिकल रखा है, तो जो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे जो डेसिकेटर होते हैं वो हमारे केमिकल्स को
प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सैंपल्स ऑफ स्किन स्क्रैपिंग आर ऑब्टेन यूजिंग। स्किन स्क्रैपिंग हमें लेने के लिए, जो कि मोस्टली फंगस के केस में लिया जाता है, उसके लिए हमें सैंपल को लेने के लिए किसका यूज करना होता है? ऑप्शन इज अ शार्प निडल, अ ब्लंट स्कैल्पेल, कॉटन या नाइफ। तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, अ ब्लंट स्कैल्पेल। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एम्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस यूज। जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो किस तरह के ग्रेड वाटर को यूज करती हैं? ऑप्शन इज डिस्टिल वाटर, टाइप 3 रिएजेंट ग्रेड वाटर, टाइप 2 रिएजेंट ग्रेड वाटर या टाइप 1 रिएजेंट ग्रेड वाटर। तो इसका भी आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना है, टाइप 1 रिएजेंट ग्रेड वाटर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन इज ऑल्सो नोन एज। एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन को हम क्या कहते हैं? क्रायो सीरम, फ्यूमिगेशन, होम सीरम या लोकल सीरम। वो जो एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है उनको हम होम सीरम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द हेपेटाइटिस बी वायरस विद इन द बॉडी। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, वो कितने दिन का होता है? सबसे पहले तो ये कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड है जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एक्सपोज होते हैं, और बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, या फिर कोई केमिकल रेडिएशन कुछ भी हो सकता है, और वो हमारी बॉडी में फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, जब तक उसकी वजह से कोई हमारी बॉडी में सिम्टम नहीं आ रहा है, वो ड्यूरेशन जो है बिटवीन, मतलब आपका मतलब कोई बैक्टीरिया अंदर गया, एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, तो ये जो ड्यूरेशन है बीच का, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, उससे लेके जब तक कोई सिम्टम दिखाई देता है, उस तब तक का टाइम जो होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और वो हमारा होता है कितने दिन का, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन इज 10 to 20 डेज, 30 to 80 डेज, 20 to 30 डेज या फिर 45 to 180 डेज। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है डी, ऑप्शन नंबर डी, 45 to 180 डेज ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है इन हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी डील्स विद द असेसमेंट ऑफ डिफरेंट सेल्स इन ब्लड? ऑप्शन इज बायोकेमिकल एनालिसिस, हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी या स्पेसिमेन कलेक्शन। तो जो हम सेल्स को डिस्कस करते हैं, सेल्स को डील करते हैं, वो हम बेसिकली आप जानते होंगे, हेमेटोलॉजी जो होता है, हेमेटोलॉजी में हमें सारी ब्लड सेल्स को डिस्कस करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुर सेल इज सीन इन। बुर सेल कहाँ दिखाई देती है? बुर सेल होती क्या है? ये बुर सेल बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का टाइप है, जो कि एबनॉर्मल सेल होती है। इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसका साइज एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी वजह से ही इनको बुर सेल कहते हैं, और इनका जो अपीयरेंस है वो थ्रोनी अपीयरेंस होता है, तो ये बुर सेल कहलाती हैं। और ये किस केस में होती हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बुर सेल्स इज सीन इन। ऑप्शन नंबर ओवेरियन कार्सिनोमा, यूरीमिया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यूरीमिया के केस में हमें वो सेल दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसोफिलिया इज द फीचर ऑफ विच ल्यूकेमिया। बेसोफिलिया जो है वो किसका फीचर है? तो बेसोफिलिया जो है वो एक बेसोफिल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, वो एलर्जेंस के लिए फाइट करती हैं और इन्फेक्शन के लिए फाइट करती हैं, जो कि हमारी बॉडी में हेल्पफुल हमारी सेल्स होती हैं। और अगर उनका काउंट बढ़ जा रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेसोफिलिया, और वो किस तरह की ल्यूकेमिया में हमें दिखाई देती है? तो ऑप्शन इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर डी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो ये जो इसका सही ऑप्शन है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द फीटस इज।
कौन सी वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो फीटस में सबसे पहले सिंथेसाइज होती है? ऑप्शन ए IgM, IgA, IgD, IgG। तो इसका सही आंसर है हमारा IgM। IgM एंटीबॉडी जो होती हैं वो अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। ये आपको याद कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अगार कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगार। जब हमें न्यूट्रिएंट अगार बनाना होता है तो उसके लिए अगार कंसंट्रेशन हमें कितनी चाहिए होती है? न्यूट्रिएंट अगार जो होता है वो एक सपोर्टिव मीडिया होता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हमें न्यूट्रिएंट अगार बनाना है तो उसमें अगार की कंसंट्रेशन हमें कितनी यूज करनी होगी? ऑप्शन इज 0.06, 0.02 या 0.0025 या 0.005। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है 0.02। ये आंसर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट एज डायरेक्ट बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है उससे क्या रिएक्ट नहीं करता है? ऑप्शन इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन मोनोग्लूकोनाइड, बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइड एंड डेल्टा बिलिरुबिन। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के केस में क्या होता है कि जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो रिएक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज एनीमिया इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कौन सी एनीमिया होता है? पॉइंट म्यूटेशन एक टाइप का जेनेटिक म्यूटेशन होता है। इधर हमारा सिंगल बेस पेयर हो, DNA या RNA का सिंगल बेस पेयर की सीक्वेंस जो है वो हमारी अल्टर्ड हो जाती है। वहाँ पे मतलब एक बेस पेयर पे चेंज आ जाता है जिस वजह से होता है पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन से किस तरह की एनीमिया होती है? ऑप्शन इज अल्फा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। तो इसका सही आंसर हमारा है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया के केस में बीटा थैलेसीमिया जो है वो पॉइंट म्यूटेशन का एक केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच पर कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करता है? ऑप्शन इज विब्रियो कोलेरी, सिजेला बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई, साल्मोनेला। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सिंपल याद रखने का है कि ये विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया जो है वो आपका एल्कलाइन पीएच में ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इसमें से कौन सी नहीं है? मैक्रोफेज क्या होती है गाइस? स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं ये जो कि इन्वॉल्व होती है फेगोसाइटोसिस में। फेगोसाइटोसिस क्या है? ये डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए मैक्रोफेजेस का काम होता है जो कि हमारी बॉडी में फेगोसाइटोसिस की तरह काम करती हैं और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। तो कुछ 4 ऑप्शंस गिवन हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, कुफर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो इनमें से कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो कि मैक्रोफेज का काम नहीं करती हैं? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी जो है लिम्फोसाइट, वो सेल्स हैं जो मैक्रोफेज की तरह काम नहीं करती हैं, जो फेगोसाइटोसिस की तरह काम नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए और ये क्वेश्चंस सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि एम्स एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें, लिखें और बार बार रिवीजन करें, जिससे क्या होगा कि ये आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।